पर्वतों का संसार। बच्चों, पहचाना मुझे? मैं एक विशाल पर्वत हूँ। मैं आपके लिए काफी लाभदायक हूँ। मैं कई नदियों का जन्मदाता हूँ। मैं कई औषधियों का भंडार हूँ। मैं जंगली जानवरों का गृह स्थान हूँ। मेरे ठंडे वातावरण के कारण गर्मियों में लोग मेरी गोद में ताजी और ठंडी हवा का आनंद लेने चले आते हैं। मेरी गोद में बहुत से शहर और गांव बसते हैं। आज मैं ऐसे ही एक सुंदर गांव जो सिक्किम में स्थित है और वहां के रहने वाले लोगों के बारे में बताता हूं। इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। पता है, कुछ लोगों को मेरे ऊपर चढ़ना बहुत भाता है। ऐसे ही कुछ लोग आज इस गांव में आए हैं। इस वीडियो के उद्देश्य हैं पर्वतारोहण के विभिन्न पहलुओं को जानना। अरे वो देखो, कैसे दिखने वाले लोग हैं। यह हमसे कितने अलग दिख रहे हैं। चल जल्दी स्कूल चलते हैं, कहीं हमें ये लोग पकड़ न ले। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, जल्दी से जाकर मास्टर जी को बताते हैं। मास्टर जी, हमने कुछ अलग से दिखने वाले लोगों को देखा। उन्होंने कुछ अलग तरह की पोशाक भी पहन रखी थी। मैं तो डर ही गई। अरे बच्चों, हमारे गांव में एक पर्वतारोहियों का समूह आया है। तुमने उन्हीं को देखा होगा। पर्वतारोही? ये कौन होते हैं? जो पर्वत पर चढ़ते हैं, उन्हें पर्वतारोही कहते हैं। चलो, मैं आप दोनों को उनके पास ले जाऊंगा। हम उनसे बातचीत करेंगे। जब तक ये तीनों उस पर्वतारोह के समूह के पास जाएंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने मुझे कभी देखा है? क्या आपने कभी पर्वतों के ऊबड़-खाबड़ रास्ते देखे हैं? हमारे देश के पर्वतों के क्या नाम हैं? तापी, ये लोग यहाँ क्यों आए होंगे? मैंने पहले तो ऐसे समूह को नहीं देखा था। तुम सही कह रही हो, हमारे गांव में ऐसे समूह को पहले कभी नहीं देखा गया था। बच्चों, हम इस आदमी से बात करेंगे। ये इस समूह के प्रमुख लग रहे हैं। चलिए मास्टर जी, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उतावली हूँ। नमस्ते सर, मैं इस गांव के स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैं अपने स्कूल की 2 छात्राओं को आपसे मिलाने लाया हूँ। वे बहुत उत्सुक हैं आपसे मिलने के लिए और यह जानने के लिए कि आप यहाँ क्यों हैं। नमस्ते बच्चों, आप दोनों कैसे हैं? नमस्ते सर, हम अच्छे हैं। आप हमारे गांव क्यों आए हैं? यह पूरा समूह यहाँ क्यों है? आप सब थके हुए हैं, क्यों? हम एक समूह के लोग हैं जो इस पर्वत के शिखर तक पहुँचना चाहते हैं। मैं इस समूह का प्रमुख पर्वतारोही हूँ। प्रमुख पर्वतारोही? आप क्या करते हैं? जैसे आपकी कक्षा में एक मॉनिटर होता है ना, मैं इस समूह का मॉनिटर हूँ। अच्छा। इस समूह में कुल 40 लोग थे और मैंने 40 लोगों को 8-8 के 5 समूह में बांटा था। यह इस पूरे समूह के प्रमुख हैं। जी, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा हुआ कि हमने पर्वतारोहण किसी दूसरे गांव से शुरू किया था। तो आप हमारे गांव में कैसे आए? आधे रास्ते में 3 लोग बहुत बीमार पड़ गए और उनको चक्कर आ गए। वे और चल नहीं पा रहे थे। मैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें इस गांव लाया हूँ और इनको थोड़ी चिकित्सा दिलवाकर इन्हें उनके घर भेजने के प्रयास में लगा हूँ। बच्चों, क्या आप में से कोई क्लास मॉनिटर बने हैं? मॉनिटर के क्या कर्तव्य होते हैं? एक मॉनिटर बनने के लिए कौन सी क्षमताओं की जरूरत पड़ती है?
जी सर, मैं एक बार कक्षा मॉनिटर बनी थी। मेरे काम थे पुस्तकों को सभी बच्चों से लेकर टीचर को देना, कक्षा में टीचर के व्यस्त होने पर अनुशासन बनाए रखना और उन छात्रों की मदद करना जो पढ़ाई में कमजोर हैं। सर, क्या आप भी यही करते हैं? मैं और मेरे अन्य 4 प्रमुख कक्षा के मॉनिटर जैसे ही हैं। हमारी काफी जिम्मेदारियां होती हैं। 1, हम दूसरे पर्वतारोहियों का सामान ले जाते हैं जो थोड़े थक गए हैं। 2, हम एक समूह को इकट्ठा रखते हैं। 3, बीमार हुई पर्वतारोहियों की देखभाल करते हैं। 4, जब समूह को थकान होती है तब आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। 5, हमेशा समूह के पीछे चलते हैं। 6, और समूह की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। कहा जाए तो हम एक लीडर जैसे समूह की देखभाल करते हैं। यह तो गजब की बात है। क्या आप दोनों में से कोई बड़े होने के बाद पर्वतारोही प्रमुख बनना चाहते हो? मैं बनना चाहती हूँ। मैं एक पर्वत चढ़ना चाहती हूँ क्योंकि यह बहुत मजेदार और साहस भरा काम लग रहा है। हाँ, ये बहुत साहस का काम है। इसके लिए शारीरिक अथवा मानसिक शक्ति की जरूरत है। इसके लिए धीरज और टीम भावना होनी चाहिए। सर, टीम भावना क्या होती है? टीम भावना का मतलब है टीम के साथ रहना और टीम के लिए सोचना, एक दूसरे की मदद करना है। टीम भावना सफलता की कुंजी है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीम के सदस्यों के बीच बेहतर संबंध होते हैं जो सफलता सुनिश्चित करेगा। बच्चों, आप टीम भावना मुख्यतः कब दर्शाते हैं? मैं बहुत उत्साहित हूँ। एक पर्वत चढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? पर्वतारोहण के लिए बहुत लोग पहले से ही प्रशिक्षण लेते हैं। आप पहले छोटे छोटे पहाड़ और आखिर में पर्वत चढ़ सकते हैं। यहाँ पड़ी इन बोरियों में क्या है? ये पीठ थैली है ना सर? हाँ, ये पीठ थैली है। इसे हम अपने पीठ पर उठाकर चलते हैं। इसमें आवश्यक चीजें जैसे खाने के पैकेट, रस्सी, टेंट के लिए प्लास्टिक शीट, टॉर्च, तौलिया, साबुन, स्लीपिंग बैग और दवाइयां होती हैं। इतनी सारी चीजें? हाँ, जब हम पर्वत चढ़ने लगते हैं हमें वहां कुछ नहीं मिलता, इसलिए हमें इन सब चीजों को ले जाना पड़ता है। इन चीजों के क्या फायदे हैं? सबके अपने अपने फायदे हैं। जैसे कि हुक और रस्सी से हम पर्वत चढ़ते हैं। जल निकायों को पार करने के लिए भी हमें हुक और रस्सी की जरूरत पड़ती है। प्लास्टिक शीट से टेंट बनते हैं। क्या टेंट से पर्वतारोही जंगली जानवर, ठंड और गर्मी की मौसम से बचते हैं? हाँ, और जब हम कभी रास्ता भूल जाते हैं हमें सीटियों और टॉर्च की जरूरत पड़ती है। इसका यह मतलब हुआ कि पर्वतारोहण के समय हमें एकजुट रहना चाहिए। हाँ, हम हमेशा एक समूह में घूमते हैं और अपने साथ खाना, पानी और दवाइयाँ हमेशा ले जाते हैं। पर्वत शिखर तक चलने के लिए बहुत दिन लगते हैं, इसलिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ती है। धन्यवाद सर, आपने हमें काफी प्रोत्साहित किया है। हम भी बड़े होकर पर्वत चढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। शाबाश, आप सभी को बछेंद्री पाल जैसे बनना है। आपको उनके बारे में पता है? वे पहली भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट 1984 में चढ़ी थी। यह तो हमें पता ही नहीं था। वे भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। आपने हमें इतना वक्त दिया, हम आपके आभारी हैं। अब हम चलते हैं। बच्चों, इस वीडियो में आपने पर्वतारोहण के बारे में काफी कुछ सीखा। आशा है कि आपको पर्वतों से मिलने वाले लाभ, पर्वतारोहियों के बारे में जानकारी और उनके रोमांचक सफर के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा।
महान गोलकोंडा किला भाग 1। दोस्तों, मैं एक यात्री हूँ। मैं छुट्टियों में देश भ्रमण करती हूँ। क्या आप भी अलग अलग जगहों को देखने जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे महान देश का एक अद्भुत इतिहास है? विभिन्न प्रकार के धर्म, संस्कृति, प्रांत और भाषाओं ने इस देश को महान बनाया है और मुझे गर्व है कि इस देश की अनेकता में भी एकता है। भारतीय कला और वास्तुकला समय के साथ विकसित हुई हैं और हमेशा विभिन्न युगों में लोगों के जीवन की जानकारी देती रही हैं। प्राचीन सभ्यता के विभिन्न स्मारकों जैसे ताजमहल, इंडिया गेट, फलकनुमा पैलेस, उम्मैद भवन पैलेस आदि में एक कहानी है। आइए हम राम और श्याम से मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और हैदराबाद में अपने चाचा जी के घर आए हैं। तीनों विश्व प्रसिद्ध गोलकोंडा किला देखने आए हैं। ये हैदराबाद में स्थित है। इसकी वास्तुकला और सौंदर्य को देखकर राम और श्याम चकित हैं। इस वीडियो का उद्देश्य गोलकोंडा किले का अन्वेषण करना और इसके विभिन्न पहलुओं को समझना है। वाह, कितना सुंदर और विशाल किला है। मुझे तो आश्चर्य है कि लोग यहाँ कैसे रहते होंगे। इस किले में तो 2 मंजिलें हैं। यह कब बनाया गया था? क्या उस समय 2 मंजिला इमारतें बनती थीं? यह 1200 ईस्वी में मिट्टी के द्वारा बनाया गया था। इसके पश्चात विभिन्न शासक यहाँ रहने लगे और किले में समय समय पर सुधार करते रहे। चाचा जी, मैं हैरान हूँ ये सोचकर कि कितने मजदूर इसके निर्माण कार्य में कार्यरत हुए होंगे। किले की मजबूत दीवारों को तो देखो। हाँ, वास्तव में क्या आप जानते हैं कि इस किले ने हैदराबाद के विभिन्न शासकों के घर के रूप में काम किया था। दुश्मनों के हमलों से खुद को बचाने के लिए उन्होंने इतना मजबूत किला बनाया। यदि आप ध्यान दें, दुश्मन के खिलाफ खुद को बचाने के लिए मोटी दीवारें, कील के साथ मजबूत फाटक और कई गढ़ हैं। गढ़? ये क्या है चाचा जी? देखिए, क्या आप दोनों किले की 4 दीवारी पर अर्धवृत्ताकार निर्माण देख सकते हैं? हाँ, मैं देख सकता हूँ। हर गढ़ में कुछ छेद हैं। हाँ, वो गढ़ हैं। इन गढ़ों का इस्तेमाल सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इस किले में 87 गढ़ हैं और कीलों वाले ये द्वार हाथियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए थे। क्या वाकई? हाँ, यह किला इतना बड़ा है। ये मुख्य द्वार, इसकी दीवारों और गढ़ों ने मुगल सम्राट औरंगजेब के लिए किले में प्रवेश करना भी मुश्किल बना दिया था। कहा जाता है कि अपनी सेना के साथ इतने बड़े किले में प्रवेश करने में उन्हें लगभग 9 महीने लग गए। 9 महीने? क्या ये एक लंबा समय नहीं है? और लोग इतने लंबे समय तक हमले से कैसे बचे? वास्तव में यह किले का चमत्कार है और प्रवेश औरंगजेब की सेना के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि कुली कुतुब शाह वंश के एक सैन्य अधिकारी ने धोखे से औरंगजेब की सेना को अंदर घुसने दिया।
क्या उसने फाटक खोला और औरंगजेब की सेना को अनुमति दी? क्या उसे औरंगजेब द्वारा किले में प्रवेश करने के लिए पैसे दिए गए थे? हाँ, उसने मुगल सेना के प्रवेश के लिए द्वार खोल दिया। क्या उसने पैसे लिए थे? यह सिर्फ एक अनुमान है। अच्छा, क्या उन दिनों के दौरान हमारी रुपए जैसी मुद्रा थी? हाँ, उस समय के दौरान सिक्के थे। यह सिक्कों का प्रचलन भारत में प्राचीन काल से है। हाँ, मुझे याद है, क्योंकि मैंने प्राचीन काल में इस्तेमाल किए जाने वाले कांस्य और चांदी के सिक्कों के बारे में पढ़ा था। हाँ, तुम सही कह रहे हो। प्राचीन काल से ही सिक्के थे और सिक्कों में हमारे महान देश के इतिहास की विभिन्न अवधियों में बैल, घोड़े, देवी, देवता, अरबी लेखन आदि जैसे कई शिलालेख हुआ करते थे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे आधुनिक काल के सिक्के किन धातुओं से बने हैं? क्या आप महत्वपूर्ण देशों में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा की सूची बना सकते हैं? हम इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम आगे कहाँ जाएंगे? आओ बच्चों, हम किले के अंदर जाएं और देखें कि हम और क्या खोज करेंगे। इस वीडियो में आपने गोलकोंडा किले की अभेद्य संरचना के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम गोलकोंडा किले के कुछ अन्य दिलचस्प पहलुओं को जानेंगे। तब तक मिलते हैं। महान गोलकोंडा किला भाग 2। नमस्ते बच्चों, मैं वापस आ गई हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे राम और श्याम गोलकोंडा किले की संरचना से प्रभावित थे। वे किले का और अधिक अन्वेषण करना चाहते थे। आइए हम भी इस किले को उनके साथ देखें। इस वीडियो का उद्देश्य है गोलकोंडा किले का अन्वेषण करना और इसकी वास्तुकला और कला के विभिन्न पहलुओं को समझना। आओ, हम किले का अन्वेषण करें। इतने सारे लोग यहाँ ताली क्यों बजा रहे हैं? ओह, इसे बालाहिसार गेट कहते हैं और यह किले की अच्छी ध्वनिक प्रणाली को दर्शाता है। ध्वनिक प्रणाली? हाँ, ऐसी शानदार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप प्रवेश द्वार पर इस गेट पर ताली बजाते हैं तो यह 1 किलोमीटर दूर किले के शीर्ष बिंदु तक सुना जा सकता है। यह तो सुनने में बहुत रोचक लग रहा है। क्या यह ऊपर रहने वाले लोगों के लिए एक चेतावनी प्रणाली की तरह था? हाँ, यह दुश्मनों के संभव हमलों से लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता था। आइए चाचा जी, हम किले के अन्य हिस्सों को देखें। क्या आप बता सकते हैं कि किसी नए स्थान को खोजने और जानने के लिए हम किन संसाधनों का उपयोग करते हैं? बच्चों, किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए और उसे जानने के लिए उस स्थान के नक्शे की आवश्यकता होती है।
देखिए चाचा जी, एक नक्शा है जो हमें दिशा दे रहा है। आइए हम नक्शे की जांच करें और इसका पालन करें। चाचा जी, यहाँ ऊपर देखिए, कितनी सुंदर वास्तुकला है और कितनी सुंदर कला है। दरवाजे के ऊपर की दीवारों पर इतनी सुंदर नक्काशी है। दरवाजे के ऊपर के क्षेत्र में अलंकृत पूंछ के साथ मोर हैं। मोर और शेरों का डिजाइन हिंदू वास्तुकला को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि किले की वास्तुकला में हिंदू धर्म का प्रभाव था। अच्छा, क्या तुम दोनों जानते हो कि भारत प्राचीन काल से अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है? सच में चाचा जी? हाँ, दक्षिण के विभिन्न मंदिरों, उत्तर के स्तूपों, मकबरों और मस्जिदों में उनकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी है। वे लोगों की जीवन शैली और समय समय पर विभिन्न धर्मों को दिए गए महत्व को दर्शाते हैं। ऊपर जाने के लिए बहुत सीढ़ियां हैं। अरे देखो, इस किले में छोटे छोटे महल, खेत, बगीचे भी हैं। लगता है यहाँ बहुत से लोग रहते थे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। यह अपने आप में एक पूरा शहर था। राजाओं के साथ बहुत सारे किसान, श्रमिक और परिवार रहा करते थे। यहाँ एक मंदिर और एक मस्जिद भी है। और वहाँ शीर्ष पर उस फव्वारे को देखो। मुझे आश्चर्य है कि पानी ऊपर कैसे गया होगा और फव्वारे ने कैसे काम किया होगा। जैसा कि हम अपनी महान सभ्यता की बात कर रहे हैं और वास्तुकला के भी बारे में चर्चा और भी है, मुझे आपको गोलकोंडा किले के बारे में कुछ बताना है। किले की ऊपरी मंजिल में एक फव्वारा है। क्या आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि पानी 2 मंजिलों तक कैसे जाता था और फव्वारा कैसे काम करता था? यह फव्वारा और पानी की व्यवस्था एक तकनीकी चमत्कार था। हाँ चाचा जी, सच में उस जमाने में इतनी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। उस दौरान कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ होगा? फारसी पहियों की मदद से किले के ऊपर के टैंक में पानी जमा हो जाता था और इसे महलों, बगीचों, फव्वारों में वितरित किया जाता था। बहुत ही दिलचस्प है। पहले के समय से ही भारत में अच्छी सिंचाई प्रणाली, जल निकासी प्रणाली और अच्छी भंडारण प्रणाली थी। क्या आप इसे विस्तार से बता सकते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई आगरा किले जैसे अन्य किलों की वास्तुकला, शीश महल, जंतर मंतर इत्यादि यही महान वास्तुकला और उसके पीछे के विज्ञान को दर्शाते हैं। एक पुराना किला हमें कितनी जानकारी देता है। हाँ, वास्तव में यह किला मूल रूप से मिट्टी से बना था और कुछ वर्षों में विकसित हुआ था। कुतुबशाही सुल्तानों ने समय की अवधि में इसे पुनर्निर्मित किया और किले में बहुत सारे ग्रेनाइट जोड़े। मुझे इस किले से प्यार हो गया है।
इसका इतना इतिहास है। सच में शानदार ढंग से सजाए गए कमरे, खुले आंगन, अस्तबल और सुंदर बगीचे को देखिए। वास्तुकारों की शानदार योजना वेंटिलेशन से स्पष्ट है, जो कि ताजी ठंडी हवा के झोंकों में झुलसाने वाली धूप से राहत पाने के लिए बनाई गई है। वाह! क्या आप सभी अपने द्वारा देखे गए किलों, मंदिरों और अन्य स्मारकों को सूचीबद्ध कर सकते हैं? क्या आप हर स्मारक की एक अलग विशेषता को बता सकते हैं? हमारा देश महान है और हमारा इतना महान इतिहास है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भारत एक महान देश है। चाचा जी, धन्यवाद। आज आप हमें किला दिखाने के लिए यहाँ लाए हैं और आपने हमें इस किले के बारे में और भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी है। मुझे खुशी है कि आपको यहाँ आकर अच्छा लगा। आओ, अब हम घर चलें। इस वीडियो में आपने गोलकोंडा किले की कला और वास्तुकला के बारे में सीखा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।